तब्दील नहीं कर पाए, इसलिए ये भी ज़रूर है कि कांग्रेस का खजाना भी खाली हुआ नोटबंदी के कारण। तो नोटबंदी की बार बार विरोध करने का कारण भी अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का बहुत सारा पैसा कूड़े में तब्दील हो गया। ये जो जालौर की घटना हुई है उस बच्चे के साथ, उस पर जोगेश्वर गर्ग जी बोले हैं कि देखिए, पहला मसला वही कानून व्यवस्था का है कि प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं ये सरकार के प्रशासनिक तंत्र की और सरकार की अपराधों को रोकने की प्रतिबद्धता की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा मसला तुष्टीकरण का है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो एक वर्ग विशेष ही इस तरीके की मॉब लिंचिंग में क्यों शामिल होता है। मुझे लगता है कि अब पानी सर से गुजरा है और अभी भी समय है कि कम से कम इस प्रदेश की सुख शांति को किसी तरीके की नज़र नहीं लगे, इसकी जिम्मेवारी लेकर बजाय कोई सियासत करना, बयान देने की बजाय वो यदि अभी भी समय है कि ठीक तरीके से कानून व्यवस्था की समीक्षा करें, पुलिस को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करें, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम करें, उनको संसाधन ज़्यादा मुहैया कराएं, तो मुझे लगता है कि अभी राजस्थान को बचा लेना चाहिए। वरना राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, इसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पर, राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़ता है कि पर्यटन पर प्रभावित होगा, समाज का सद्भाव प्रभावित होगा। बार बार वो इंटरनेट पर बैन करेंगे जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का व्यापार पर जिसका असर होता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की भारत में साख कमजोर होती है तो राजस्थान को नुकसान होता है। अध्यक्ष जी, वाला आत्महत्या प्रकरण हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक की भी जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ बाद में एफआईआर में उनको मुलजिम भी बनाया गया, तो इस पर बीजेपी चुप क्यों? देखिए, चुप नहीं है। घटनास्थल पर पीड़ित से मिलने के लिए पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री चले गए, पार्टी के सभी जिम्मेवार प्रदेश के उपाध्यक्ष गए, पूरी सारी बातचीत की, उस पक्ष से जुड़े हुए हर चीज़ की तार्किक रूप से पार्टी ने भी जानकारी ली है और हमने तो साफ तौर पर ही कहा है कि इसकी निरपेक्ष जांच होगी। हमें जांच तक सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस जरूर उस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये घटना घटित क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या थे, स्वाभाविक बात है। यदि कोई ज़मीन का विवाद लंबे अरसे से था तो उसको निपटाने की जिम्मेवारी वहाँ के प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की थी। उन्होंने गौर क्यों नहीं किया, वो किस बात का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय उस मसले में जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मुझे जानकारी मिली है, वहाँ पर कांग्रेस के लोग इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। जांच की रिपोर्ट आ जाए, जो होगा वो सामने आएगा, लेकिन निरपेक्ष जांच के पक्ष में हम हैं। कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया है जालौर प्रकरण। नौकरी का, मोटर का, मकान का, दुकान का, ऐसे में किसान की जीती जागती फसल का बीमा, वो फसलों की बीमा योजना, ये वाजपेयी साहब ने शुरू की और आगे तक उसमें और परिवर्तन, संशोधन होकर कालांतर में दूसरी नीतियों में भी वो तब्दील हुई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो पूरे तरीके से देश को समर्पित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर के आंदोलन में थे और उनके आखिरी शब्द थे वाजपेयी साहब को, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो उस आंदोलन से जुड़ गए थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, बाद में उनका बलिदान हुआ, उन्होंने वाजपेयी साहब को ये संबोधित करते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ, वाजपेयी आप देश को संभालना। एक उस समय की कही गई बात कालांतर में वो सत्य साबित हुई और वाजपेयी जी ने देश को बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित तरीके से आगे चलाया, गठबंधन की राजनीति को देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए दिया। आज हम लोग उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा से स्मरण करते ही हैं। 25 दिसंबर उनकी जन्मतिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे ख्याल से उनकी, क्योंकि वो उदार मना थे, कवि हृदय थे और आज भी उनकी बहुत सारी पंक्तियां और उनके जो संकलन है कविताओं का, वो देश के पार्टी से इतर भी लोग उनको पढ़ते हैं। भाई साहब, एक सवाल, बीजेपी ऑफिस के पीछे गाड़ी उतरती है और उसमें नोटों की गड्डी आते हैं, अर्धसैनिक बल उनकी मौजूदगी में गाड़ी आती है, तो मुख्यमंत्री पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियों में पैसा आता है बीजेपी, उनको कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ ही नहीं सकता। उनको कौन बात? मुख्यमंत्री जी इन दिनों कुर्सी की असुरक्षा से इतने असहज होंगे, इतने विचलित होंगे, इसकी मैं कल्पना नहीं करता था। एक किसी बड़े जिम्मेवार प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गैर जिम्मेदाराना, बेतुकी और बेबुनियाद बात करेगा, ये भी मेरी समझ से परे है।
इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपमान करेगा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं, किस तरीके की ओछी टिप्पणियां, ये क्या संभव है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार में कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस तरीके से नोटों की गाड़ियां भर के किसी दफ्तर में पहुंचाते होंगे। और उन्होंने ये टिप्पणी शिष्टाचार के खिलाफ भी की है कि एक राजनीतिक दल के दफ्तर पर और इस तरीके की टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि उनका एक मानसिक विचलन को ही प्रदर्शित करता है कि आदमी बहुत ज़्यादा विचलित होता है। विचलित क्यों है ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस देश के नक्शे से गायब हो रही है, उनको आशंका है कि राजस्थान में भी यही हश्र होगा, उसको ये रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरीके के बयानों से तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि आदमी कितना तनावग्रस्त है, कितना विचलित है और कितना असंतुलन उनके मस्तिष्क में है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने पैरामिलिट्री को इस तरीके से निशाना पर लिया, इस तरीके से उसका अपमान किया, उनको मुझे लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और आरोप बनाए जोगेश्वर गर्ग जो है, प्रैक्टिस पहले रही नहीं एक सेकंड, नहीं, कांग्रेस में रही है और ये भी हो सकता है क्योंकि उनको कोरोना के बाद और सरकार का जो दबाव है, कई बार उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है गजनी फिल्म की तरह। तो ये संभव है कि वो कांग्रेस की बात बता रहे होंगे और उसमें बीजेपी का नाम निकल गया होगा। उनको ये जरूर कहते तो समझ में आ जाती कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक यही काम देश में किया, लूट और झूठ का उन्हीं का काम था। आज जिस तरीके से उनके पाप कर्मों से पर्दा उठने लगा है कांग्रेस के लोगों से, तो वो ईडी का, सीबीआई का, एजेंसीज का नाम लेते हैं। ये संस्थाएं पहले भी थी और संविधान के द्वारा ही प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वो काम करती हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई इस पर शोध होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी की मानसिकता। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।